कार्बन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है हमारा 44 AMU। अब ये 44 AMU कहाँ से आया? देखो हमारी बात, जो CO2 है इसके अंदर हमारा एक कार्बन का मॉलिक्यूल है और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। तो जो कार्बन का मॉलिक्यूल है, सबसे पहले तो इसका देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो हमने इसका एटॉमिक नंबर नहीं लेना, हमने यहाँ पर क्या लेना है, एटॉमिक मास कंसीडर करना है। अब हम जब एटॉमिक मास को देखेंगे तो जो एटॉमिक मास है वो कितना आएगा, कार्बन का 12 आएगा। हम जनरली जो ये हमारा एटॉमिक नंबर है इसको डबल कंसीडर करके चलते हैं, यानी कि 12 हमारा कार्बन का हो जाएगा और इसका हमारा 16 हो जाएगा। तो हमारा जो कार्बन है प्लस में ऑक्सीजन मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि ऑक्सीजन के तो 2 मॉलिक्यूल है, तो हमने ऑक्सीजन मल्टीप्लाई में 2 लगा दिया। कार्बन के मॉलिक्यूल कितने होंगे हमारे, 12। मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 लिखा है इधर, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 मल्टीप्लाई में 2। इज दिस क्लियर? तो अब 16 दूनी 32 प्लस में 12, तो ये कितना आ गया हमारा 44। अब यहाँ पे मैं ग्राम तो नहीं लगा सकती क्योंकि इतना भारी तो हमारा CO2 का मॉलिक्यूल है नहीं कि वो पत्थर बरसा रहे हैं हमारे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, AMU, दिस इज अवर एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एज इज यूजुअल वन प्रोटॉन का जो मास है वो कितना बताया था मैंने तुम्हें, 1.67 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24 ग्राम। वन न्यूट्रॉन का मास कितना बताया था मैंने तुम्हें, 1.67 4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24 ग्राम। इज दिस क्लियर? तो जो अब हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा हमारा 9.1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -31 kg। अब इस kg को मैं 9.1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -28 ग्राम भी लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है 1000 ग्राम होते हैं हमारे 1 किलोग्राम में, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 जीरो को माइनस कर दिया, मतलब 3 जीरो को हटा दिया ताकि ये 28 आ जाए, ये 31 आ जाए। तो मैं 2 तरीक़ों से लिख सकती हूँ इलेक्ट्रॉन का मास। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन जो न्यूट्रॉन का मास है उसकी बहुत इज्जत है ना। न्यूट्रॉन के मास की तो बहुत इज्जत है, लेकिन अब जो न्यूट्रॉन का चार्ज है, न्यूट्रॉन का चार्ज जो क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, प्रोटॉन, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव, ये तो क्लियर होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो मास है उनकी बहुत इज्जत होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसके मास की इज्जत नहीं होती। इतना समझ में आया? जो अब मैं कहती हूँ कि मेरा जो प्रोटॉन है ना वो 10,000 गुना इलेक्ट्रॉन से भारी है, मतलब भारी का मतलब है मेरा बड़ा है, ठीक है। प्रोटॉन है वो 10,000 गुना बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10,000। ये मैं क्यों लिखी, क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मेरा मान लो 10,000 है, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10,000 गुना छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन से। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो हमारी जितनी कम होगी ये वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ये वैल्यू जितनी कम ये वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा, तुमने क्या पढ़ा होगा कि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जैसे ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को मैं बराबर भी लिख सकती हूँ, मतलब ए बराबर है बी के। अब एक आता है, सॉरी ये वाला हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर मैं ए को कह दूं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली का मतलब हो जाता है तुम्हारा 1 अपॉन में कोई वैल्यू, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1 अपॉन में कोई वैल्यू। तो ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी ये वैल्यू ओवरऑल उतनी छोटी हो जाएगी। तो क्या तुम्हें इस तरीके का यहाँ नहीं दिखाई दे रहा? अगर मैं इस
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाकर यहाँ पे बराबर का निशान लगा दूं तो क्या तुम्हें इस तरीके की इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है? क्या तुम्हें इस तरीके की इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है? यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है 10,000 के, यानी कि ये जितना बड़ा होगा ये उतना ही छोटा होगा। मास ऑफ प्रोटॉन 10,000 गुना बड़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये वाली इक्वेशन क्लियर हो गई। अब हमारे पास आगे चलो हम देखते हैं कि जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है और हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसमें से हम ए एम ए को बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चलो देखो, पहले ना ये चीज़ वैल्यू याद रखो। न्यूट्रॉन हमारा बराबर किसके होता है? प्रोटॉन के। ये पता है ना? कैसे आया? यहाँ देखो, प्रोटॉन का मास इतना, न्यूट्रॉन का मास इतना, बराबर है ना? तो जो न्यूट्रॉन का मास है प्रोटॉन के बराबर है, परंतु जो प्रोटॉन है वो बहुत 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 बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इतना बड़ा हो गया तो न्यूट्रॉन भी हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम देखेंगे कि चलो तुम एक नई चीज़ सिखाती हूँ, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन में 2। एवरेज निकालना आता है ना? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन में 2। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के अपॉन में 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इनका एवरेज निकाल रही हूँ। मान लो मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मैं रख दूँ 2, ठीक है। मान लो मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पर मैं रख दूँ 4, और इनका एवरेज निकालने के लिए क्या कर दूंगी मैं? 2 से इनको डिवाइड कर दूंगी, है ना? तो तुम्हें पता होगा 2 और 4 का एवरेज क्या आएगा? ऑब्वियसली 3 ही आएगा ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए कैसे बता रही हूँ मैं? अगर मुझे 2 और 4 का एवरेज निकालना है तो मैं उनको 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो 2 प्लस में 4 अपॉन में 2, तो फिर 2 प्लस में 4 कितना हो गया? 6 हो गया हमारा, और अपॉन में 2 आ गया, तो कटेगा तो 3 आ गया। ऐसे एवरेज निकल गया ना। और तुम्हें पता है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों की वैल्यू सेम थी, बस एक ही वर्ड का डिफरेंस था। कितने वर्ड का डिफरेंस था? एक वर्ड का डिफरेंस था। वो कौन सा वर्ड था? यहाँ तुम्हारा 2 आ रहा है और यहाँ तुम्हारा 4 आ रहा है। तो क्या मैं एवरेज निकालने के लिए इन दोनों को ऐड ऑन करके 2 से डिवाइड कर दूं? यहाँ देखो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है तुम्हें? 1.672 मल्टीप्लाई में 10 के पावर इतना। इसको मैं प्लस कर देती हूँ 1.673 मल्टीप्लाई में 10 का पावर 4 माइनस में 24। अब देखो 4 और 2 है, यहाँ पे मैंने 4 और 2 लेके दिखाया, बाकी तो सेम है ना, ये तो कट ही जाएगा। इसमें तो क्या ही ऐड लगाओगे तुम, ये तो वैसे ही रहेगा नॉर्मल। तो यहाँ देखो ये और ये, इसको छोड़ दो, 2 और 3 को ध्यान दो। तो 2 और 3 सॉरी 2 और 4 2 और 4 2 और 4 2 और 4 को देखो, 2 ये रहा 4 ये रहा, मैंने 2 यहाँ रखा 4 यहाँ रखा, डिवाइड करा 2 से। अब इनका एवरेज कितना निकला? 3। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ 1.673 कितना? 3 मल्टीप्लाई में 10 का पावर -24। अब जो ये वैल्यू आई ना, यही मेरी क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। मैं गारंटी देती हूँ किसी बुक में ये नहीं बताया कि प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास का एवरेज ही एटॉमिक मास यूनिट होता है। आई रिपीट अगेन कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन, उन दोनों का एवरेज ही एटॉमिक मास यूनिट होता है। इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर या नहीं हुआ? देखो, मास ऑफ प्रोटॉन का एवरेज निकाला, मास ऑफ न्यूट्रॉन का एवरेज निकाला। 2 से क्या होता है? 2 रखा है नीचे, मतलब एवरेज निकल गया, ठीक है। अब मैं 1 ये समझ में आया एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकली। अब देखो इसको मैं ये लिख दूँ 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1.673 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24 ग्राम।
अब कहोगे ग्राम, ग्राम तो उसमें भी तो था गधो, यहाँ नहीं था ग्राम, यहाँ नहीं लिया था मैंने ग्राम, ये देखो, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गई। AMU क्या होता है, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब सुनो, ये मेरी क्या होती है, मैं इसको यूनिट मानती हूँ, ये मेरी AMU की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ AMU, वैल्यू ऑफ AMU, ठीक है। तो अब मेरी वैल्यू निकल गई AMU की। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, mass of 1 molecule of CO2 is equal to 44 AMU। 44 AMU है, 44 तो मुझे पता ही था। अब ये AMU है, AMU की वैल्यू कितनी थी, 1.673 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24 ग्राम, ये थी। तो क्या मैं इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये क्या निकल गया हमारा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल गया ना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 44 मल्टीप्लाई में 1.673 मल्टीप्लाई में 10 का पावर -24 ग्राम। इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ तुम्हें AMU की वैल्यू पुट करके दिखानी थी, जो अब हो चुका है बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब समझ आया AMU को वैल्यू कैसे पुट करना है, कैसे निकला, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आगे आओ, सिंपल सा एक छोटा सा मैथमेटिक लगाते हैं हम। एक काजू कतली जिसका वजन है मेरा 25 ग्राम, एक काजू कतली जिसका वजन है मेरा 25 ग्राम और टोटल काजू कतली है 1 किलो, टोटल काजू कतली बराबर 1 किलो। एक काजू कतली 25 ग्राम, एक काजू कतली है, उसका जो वेट है वो कितना है, 25 ग्राम है, और टोटल काजू कतली मेरे पास कितनी है, 1 किलो है, ठीक है। तो तुम्हें पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये तो तुम सिंपल मैथमेटिक करोगे तुम्हें पता लग जाएगा, 40 आएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो 100 में 4 आएंगे ना, और 1000 इसको कर दो उससे, 100 में 4 आए और 10 आएंगे, 1000, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 आएंगे, वहाँ पे 10 से गुना कर दो 4 को, 40 आ जाएगा। लेकिन हम इसको कैसे निकालेंगे वो देखो, हाउ मैनी काजू कतली, सबसे पहले तो ये पता करो कितने ग्राम होते हैं 1 किलो में, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मैंने ऊपर रखा, ठीक है, और 25 ग्राम था एक काजू कतली का वजन, वजन निकाल रहे मैंने, हाउ मैनी काजू कतली निकालनी है, इसमें कोई यूनिट वूनिट नहीं लगेगी, सिंपल मैथमेटिक्स आएगा। 25 ग्राम, ग्राम से ग्राम काटो, 25 से ये काटो, 40 आंसर आ जाएगा, 40, सिर्फ 40, नो यूनिट, ओके क्लियर। चलो आगे मेरे ना एक AMU पार्टिकल का जो मास है वो कितना रहेगा, 1 AMU पार्टिकल मास इज इक्वल टू 1.673 मल्टीप्लाई में 10 का पावर -24 ग्राम। लेट्स अज्यूम मास बराबर है 1 ग्राम, मास क्या है तुम्हारा, बराबर है 1 ग्राम। तो टोटल पार्टिकल निकालो, क्या निकालोगे, टोटल पार्टिकल, सिंपल, जो ऊपर मैथमेटिक लगाया वो यहाँ चेप दो। अब सुनो, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट कर रही हूं। एक AMU पार्टिकल का मास है वो कितना है, 1.673 मल्टीप्लाई में 10 का पावर -24 ग्राम, ठीक है। ये वाला चीज मैंने ऊपर बताया था तुम्हें, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो डिवाइड करा था 2 से, उनका एवरेज निकला था ये वैल्यू, जिसको मैंने AMU कहा। अब मैं एज्यूम करती हूँ मास क्या है मेरे पास, 1 ग्राम है, मैंने 1 ग्राम मास लिया है, मैंने ये कंसीडर नहीं किया कि मैं गोल्ड का मास ले रही हूँ, सिल्वर का मास ले रही हूँ, या मैं पानी का मास ले रही हूँ, या मैं ऑक्सीजन का मास ले रही हूँ, CO2 का मास ले रही हूँ, या फिर मैं नाइट्रोजन, कुछ कंसीडर नहीं किया, मैंने जनरल एक अज्यूम करा मेरे पास 1 ग्राम मास है, ठीक है। तो मुझे टोटल बताना है कि 1 ग्राम मास के अंदर, 1 ग्राम
1 ग्राम मास के अंदर कितने पार्टिकल हैं, ठीक है। तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे, टोटल पार्टिकल सोचो, मेरा 1 ग्राम अपॉन में आएगी ये वाली वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखो, 1.673 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। इसको सिंपली बताऊं, देखो 1 ग्राम पार्टिकल है मेरे पास और 1 ग्राम पार्टिकल को AMU से डिवाइड कर दो। अब इसको जब AMU से डिवाइड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 6.023 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23। ये वैल्यू क्या होती है, रिकॉल राधिका, ये वैल्यू क्या होती है, 100 तो नहीं गई, ये वाली वैल्यू होती है हमारी एवोगैड्रो, जिसको बहुत इंग्लिश वर्जन में तुम बोलते हो ना एवोगैड्रो, ये क्या है एवोगैड्रो, एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज। अब कहोगे एवोगैड्रो क्या आ गया भाई, ये जो ये एवोगैड्रो होता है ना, ये हमारा होता है एक साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट निकालता है वैल्यू, एवोगैड्रो अपने नाम पर ही पेल देता है कि हाँ मैं तो अपना नाम ही दूंगा भाई, तुम्हें कुछ करना है करो। तो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था जो उसने अपने नाम पर ये वैल्यू निकाली, अपने नाम ही दे दिया इस वैल्यू को। तो इस वैल्यू का क्या नाम है, एवोगैड्रो नंबर, और हम एन ए भी कह देते हैं, एन हे भी कह देते हैं, मतलब नंबर ऑफ एवोगैड्रोज, मतलब एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एवोगैड्रो ये भी कह सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। दोबारा बता देती हूँ कि हमने मान लो अज्यूम करा हमारे पास मास कितना है, 1 ग्राम मास है हमारा, 1 ग्राम, तो उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, तो टोटल पार्टिकल निकालने के लिए 1 ग्राम को मैं कर देती हूँ 1 AMU से डिवाइड, 1 AMU से मैंने डिवाइड करा तो 1 AMU की वैल्यू रखी। अब 1 अपॉन में जब ये वैल्यू मैंने पुट करी तो मेरा आंसर आता है इतना। इसको तुम कैलकुलेटर से देख लो करके, सेम आएगी। इतना टाइम नहीं है मैं यहाँ पे सोल्व करने बैठू, बहुत टाइम चला जाएगा। इस 1 को इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा ये वैल्यू आएगा। ये वैल्यू एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था जिसने अपने नाम पर ये वैल्यू रख दिया। क्लियर हो गया होगा तुम्हें। तो मैं दोबारा लिख देती हूँ कि 1 AMU का वैल्यू तुम्हें याद हो जाना चाहिए यहीं पे ही। एवोगैड्रो यानी कि इसको हम एन ए भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है 6.023 मल्टीप्लाई में 10 का पावर 23। ये भी क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अब मुझे बताओ कि तुम्हें पता है ना 1 दर्जन कितना, 1 दर्जन, जिसको इंग्लिश में बहुत तुम स्टाइलिश में बोलते हो दर्जन, इसमें कितनी वैल्यू आती है, 12 वैल्यू आती है। क्या तुम एक बात बताओ, अगर तुम केले ला रहे हो या फिर तुम आम ला रहे हो या कुछ भी ला रहे हो नॉर्मल चीज़ें, तो उनको कह देते हो कि हाँ 12 दर्जन है, क्या तुम चीनी के लिए कहोगे कि हाँ मेरे पास 12 दर्जन चीनी है, सॉरी 1 दर्जन चीनी है मेरे पास, तुम क्या कहोगे कि मेरे पास 1 दर्जन चीनी है? नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीनी है वो बहुत छोटी वैल्यू हो गई, चीनी है वो बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना एज कम्पेयर टू बनानास। अगर तुम गाड़ी खरीद रहे हो मान लो, तो तुम क्या ये कहोगे कि मैं 1 दर्जन गाड़ी खरीदा हूँ? ये कहोगे कि तुम 1 दर्जन गाड़ी खरीदा हो? अब वहाँ पे क्यों नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डजन का? क्यों? क्योंकि गाड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा हो गया ना, गाड़ी वाला कार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा हो गया और चीनी वाला कॉन्सेप्ट बहुत छोटा हो गया। तो डजन का जो मीनिंग है, डजन दर्जन जब तुम यूज़ करते हो तो वो मीडियम एनसी के लिए आता है, मतलब मीडियम में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे केले हो गए, बनाना हो गया, मैंगोज, मतलब सिंपल छोटी छोटी चीज़ें, टॉफ़ी हो गई, मेरे पास 1 दर्जन टॉफ़ी, उनके लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ें हैं। ना तुम ज़्यादा छोटी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, ना तुम ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते। समझ में आया? अब आते हो तुम तुमने सुना होगा एक मोल। अब ये मोल क्या आ गया भाई, तिल नहीं है ये, नोटा तिल। मोल मतलब जो एवोगैड्रो है ना, अभी मैंने पीछे पढ़ाया एवोगैड्रो, दिस इज
अब जो मेरा एवोगैड्रो है ये उस एवोगैड्रो से ही आया है, मतलब एवोगैड्रो का जो नंबर है वही हमारा क्या है 1 मोल। तो 1 मोल बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई में 10⁻23। इसका मेरा मतलब ये कहने का है कि 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो कितनी आएगी हमारी, इतनी। अब मेरा 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल CO2 एटम या फिर 1 मोल ऑक्सीजन एटम, उनके अंदर सब के अंदर यही सेम Na वैल्यू आएगी, Na ये वाला नंबर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये वाला नंबर आएगा तीनों में। क्यों? क्योंकि मेरी 1 मोल की वैल्यू तो इतनी है, चाहे वो तुम अब CO2 का देख लो मॉलिक्यूल में देख लो, चाहे CO2 का एटम में देख लो, तुम O2 का एटम में देख लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब वहाँ पर तुम ये लगाओगे 1 मोल की वैल्यू इतनी है तो तुम चाहिए यहाँ कुछ पेल दो, कोई मर्जी नहीं है, पर अगर यहाँ मोल लगाए तो मोल की वैल्यू इतनी आएगी तुम्हारी। ठीक है, अब देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो एटम होता है, एटम वो स्मॉलर होता है मॉलिक्यूल से। ठीक है, हाँ, तो 1 मोल CO2 का मास, 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से इंपॉर्टेंट है। 1 मोल CO2 का मास बराबर है 44 ग्राम। मेरी बात सुनो, 1 मोल का वैल्यू कितनी आई, Na, CO2 का मास कितना है 44 AMU, 44 ग्राम, यानी कि 44 मल्टीप्लाई में 1 ग्राम। ये चीज तुम्हें थोड़ा खोल के समझ आई क्या कहना चाह रही हूँ। Na की वैल्यू इतनी आएगी, CO2 का मास इतना आएगा, 44 ग्राम इतना आएगा, तो क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। 1 AMU बराबर है 1.673 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻24 ग्राम। AMU की वैल्यू निकल गई, AMU की वैल्यू निकल गई। अब देखो Na कितना है 6.023 मल्टीप्लाई में 10⁻23। अब मैं इसको ये लिख दूं Na ये वाला, इधर देखो मल्टीप्लाई करो, Na मल्टीप्लाई में AMU, Na मल्टीप्लाई में AMU, Na मल्टीप्लाई में AMU बराबर है 1 ग्राम के, बराबर है 1 ग्राम के। अब कहोगे 44 कहाँ गया बुद्धू, यहाँ बराबर का साइन है, ये कट नहीं जाएंगे। ये मैं 44 मास देखो, CO2 का मास 44, इसका 44 ग्राम बराबर बताया 44 ग्राम, तो ये 44 से 44 काटा, Na AMU इधर बचा इतना। तो मैं सिंपली बता रही हूँ, हालांकि ऐसा तुम नहीं करोगे, मैं समझाना चाह रही हूँ कि 1 मोल CO2 का मास बराबर है इतने के। 1 मोल CO2 का मास का मतलब होता है Na मल्टीप्लाई में AMU। तो अब यहाँ से मेरी 1 ग्राम की वैल्यू निकल गई ना। कोई पूछे तुम्हें 1 ग्राम का वैल्यू कितना होता है, 1 ग्राम का वैल्यू कितना होता है, Na मल्टीप्लाई में AMU, Na मल्टीप्लाई में AMU। डन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है बिल्कुल।